गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ हरीश कंगवार और स्वागत है सभी का इस चैनल में एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि आईएससी बोर्ड 11th एंड 12th में आती है। इट इज़ द चाइनीज स्टैच्यू। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी झूठी शान की खातिर अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स को खर्च कर दिया और लास्ट में जाकर पता चला कि उस स्टैच्यू की वैल्यू ना के बराबर थी, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। लाइक करना ना भूलें। और कोई प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड मीनिंग का दिक्कत है, किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं। द स्टार्टिंग सीन ऑफ द स्टोरी इज सेट एट साउथ बाय। साउथ बाय मीन्स एक प्लेस है जहाँ पर नीलामी होती है सामानों की। एन ऑक्शन हाउस ऑफ कंसिडरेबल रेप्यूट वेयर अ चाइनीज पोर्सलेन स्टैच्यू इज गोइंग अंडर द हैमर लेबल्ड एज लॉट 103। यानी जितने भी आइटम्स थे सब पे अपना अपना लॉट लिखा हुआ था। तो उस स्टैच्यू का जब नंबर आया ऑक्शन होने का तो उस पर लिखा था लॉट 103 और हैमर को ठोका गया कि हाँ, अब इसके लिए नीलामी लगाने के लिए कौन है। द फैक्ट शीट मेड अवेलेबल विद द स्टैच्यू रिवील्ड दैट इट वॉज परचेज्ड इन हालीचुआन इन 1871। और जब नरेटर ने उस नीलामी को सुना तो उसने चाहा कि इस स्टैच्यू की कुछ हिस्ट्री निकाली जाए, इसका कुछ बैकग्राउंड निकाली जाए, आखिर स्टैच्यू है क्या और इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो उन्होंने हिस्ट्री निकालना शुरू किया और तब पता चला that this was the property of a gentleman, something which was usually written to avoid disclosing the name of the aristocrat who was having to sell off a family heirloom. It means एक जेंटलमैन की स्टैच्यू थी, एक एरिस्टोक्रेट मतलब एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जिसने अपना नाम डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया था। This intrigues the narrator, who decides to delve deeper into the history of the statue to discover how it found its way under an auctioneer's hammer. यानी इस चीज़ से नरेटर के मन में एक माइंड में एक सवाल उठा कि इसकी हिस्ट्री निकालनी चाहिए कि स्टैच्यू है क्या। तो उन्होंने हिस्ट्री निकाली कि इस स्टैच्यू का जो फर्स्ट ओनर था उसका नाम था अलेक्जेंडर हीथकोट, जो कि एक राजनयिक मतलब उसको एक जॉब के लिए भेजा गया था चाइना में, अ पंक्चुअल एंड एग्जैक्ट मैन, और सन ऑफ अ जनरल, वो एक जनरल का बेटा था और अपने दिन को उसने स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ, यानी बहुत ही परफेक्ट उसका रूटीन रहता था, एकदम नियम कायदे कानून वाला इंसान था वो। ब्रेकफास्ट उसका जितना भी टाइम था, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, सब वो डिसाइडेड रहता था पहले से कि इतने टाइम पे ही लेना है। तो सर अलेक्जेंडर हीथकोट ने एक डिप्लोमेट बनने की इच्छा की। डिप्लोमेट मतलब पहले डिप्लोमेट होते थे, जैसे अभी इस टाइम पे एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर या फिर कुछ और भी उनको बुलाया जाता है। एक एम्बेसडर होता है एंड दूसरा नाम भी कोई होता है। ही स्टार्टेड हिज टेन्योर, तो उन्होंने एम्बेसडर बनने की इच्छा की और अपना टेन्योर कहाँ पे स्टार्ट किया, क्वीन की तरफ से, यानी ब्रिटेन की क्वीन की तरफ से वो चाइना में गए अलेक्जेंडर हीथकोट, and steadily worked his way up the ladder through various ranks to representing her highness in Peking. और उन्होंने बहुत सारे काम किए। अप द लैडर मतलब एक के बाद एक काम करते गए और कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। और उनकी इच्छा थी कि अपनी हाइनेस यानी अपनी क्वीन की तरफ से वो पीकिंग में जॉब करें, मतलब चाइना में, क्योंकि चाइना के आर्ट एंड क्राफ्ट से उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और ये अपॉइंटमेंट उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। सिर्फ इस वजह से नहीं कि मतलब मैं एक डिप्लोमेट बन के वहाँ जा रहा हूँ, उसकी लाइफ जीने को मिलेगी, बट एक और चीज़ जो थी कि मिंग डायनेस्टी जो थी वहाँ पर चाइना में, उससे रिलेटेड जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट था उसकी जानकारी उनको चाहिए थी, उससे बहुत लगाव था। तो उन्हें मौका मिला कि इस बार चाइना में जाकर मुझे पूरा जानकारी करने को
टाइम मिल जाएगा, और उन्होंने बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया था। और पेकिंग में जॉब करने का उनका मतलब ये भी था कि जो स्टैच्यूज़ हैं, अपनी बुक में जिन स्टैच्यूज़ को उन्होंने देखा था, जो हिस्ट्री उन्होंने चाइना की अपनी बुक में पढ़ी थी, उन बुक्स की स्टैच्यू को रियलिटी में देखने का, उनकी आर्ट को जानने का मौका मिलेगा। तो सर अलेक्जेंडर का मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट जो था वो सिर्फ 3 सालों के लिए था, 3 years। तो इसलिए उन्होंने कोई भी छुट्टी नहीं ली और वो घूमते रहते थे घोड़े की सवारी करते हुए पूरे कंट्री में। और एक ऐसा मौका आया कि वो हाली चुआन नाम के विलेज में पहुंच गए। चाइना में ऐसे ही होते हैं, गांव के नाम, लोगों के नाम, जैसे कोई कहता है कि बच्चे का नाम कैसे रखते हैं, बर्तन गिरेगा, बोला टुंग टोंग टुंग, नाम रख गया। तो ऐसे नाम होते हैं, वहाँ पे हाली चुआन विलेज का नाम था। और सर अलेक्जेंडर थे, उनको मौका मिला एक ओल्ड क्राफ्टमैन के वर्कशॉप को देखने का, और जिसकी सीलिंग से लेकर फ्लोर तक आइवरी एंड जेड यानी ब्लैक एंड वाइट पीसेस सब कुछ लगे हुए थे। और जो क्राफ्टमैन था उसको इन्फॉर्म कर दिया था, उनका एक मैंडरिन इंटरप्रेटर था। मैंडरिन लैंग्वेज जो चाइना में बोली जाती थी पहले, मैंडरिन नाम की, तो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करता था, वो ट्रांसलेट करके दूसरों को बताता था। मतलब वो एक मीडिएटर का काम करता था कि एक दूसरे की बातें समझ में आ जाए। तो उस मैंडरिन ने उस क्राफ्टमैन को बताया कि ये सर हैं, ये एक डिप्लोमेट हैं और यहाँ पर आपकी वर्कशॉप को देखना चाहते हैं। तो अलेक्जेंडर ने बिल्कुल मैग्निफिसेंट आर्टिफैक्ट्स को सबकी तारीफ़ की, सबको बड़ी जानकारी, मतलब बारीकी से देखा। और ये भी पता चला क्राफ्टमैन को कि मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा लगाव रखने वाले हैं आर्टिफैक्ट से। तो एक ऐसी स्टैचू की तरफ ले गए मिंग डायनेस्टी से जो बिलोंग करती थी, जो कि 7 जनरेशंस से उनके पास थी, किसके, क्राफ्टमैन के पास। तो सर अलेक्जेंडर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए उस 6 इंच की स्टैच्यू को देखकर, जो एम्परर कुंग की थी। एम्परर कुंग जो मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इसकी जो आर्ट थी मतलब स्टैच्यू जो देखने में अच्छी लग रही थी, कि बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया था उससे, और ऐसा लग रहा था कि मतलब 15th सेंचुरी के आसपास बनी हो। और जब वो अपने वंडर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा, हाउ आई विश द पीस ऑफ माइंड, यानी कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये स्टैच्यू मेरी हो जाए। एज इट वॉज चाइनीज ट्रेडिशन टू पार्ट विद वट एवर गेस्ट विश्ड फॉर, यानी यहाँ पर एक ट्रेडिशन था। क्या ट्रेडिशन था कि मतलब एज अ गिफ्ट जब कोई चीज़ चाइना में कोई किसी से लेना चाहेगा, तो उसे उसके बदले 1 साल के अंदर कोई ऐसी चीज़ देनी होगी जो उस चीज़ से ज़्यादा ही बिलोंग करती हो, उस गिफ्ट से ज़्यादा प्राइस हो उसका। तो बड़े भारी दिल से मतलब उस क्राफ्टमैन ने उनको स्टैच्यू तो दे दी, और ये भी एश्योर किया कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मतलब ये कहने के लिए कुछ देना पड़ता है इनाम में। और स्टैच्यू में एक बेस भी नहीं लगा हुआ था। बेस मतलब उसमें जो नीचे बेस लगा होता है स्टैच्यू में, जिस पर वो खड़ी होती है, वो बेस लगा हुआ नहीं था। तो क्राफ्टमैन ने एक बेस को उसमें फिट कर दिया था, उसको फिनिश कर दिया स्टैच्यू को। तो ये गिल्ट हुआ सर अलेक्जेंडर को कि मैं बिना गिफ्ट को ऐसे ही ले रहा हूँ फ्री में। तो उन्होंने ये भी कहा, इंटरप्रेटर ने उनको बताया कि एक चाइनीज़ ट्रेडिशन है कि रिसिपेंट है, जो गिफ्ट का रिसिपेंट है, उसको 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू का देना पड़ता है। और जब सर अलेक्जेंडर ने रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि जो वर्थ ऑफ द स्टैच्यू है अमाउंटेड टू हिज 3 years सैलरी। 3 साल की सैलरी, देखो 3 साल की सैलरी उस छोटी सी स्टैच्यू के लिए। However, he and his wife decided that the sum must be paid back to the humble craftsman। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि अब गिफ्ट तो ले लिया है, अब क्या करें, गिफ्ट को वापस तो नहीं कर सकते। गिफ्ट ले लिया है तो अब देना ही पड़ेगा। 3 साल का सैलरी, 3 साल की कमाई उनको देनी पड़ी।
और इस तरह सर अलेक्जेंडर को अपने बैंक अकाउंट से सब अमाउंट निकालना पड़ा और उन्होंने ये इच्छा उसकी जान ली क्राफ्टमैन से कि वो हिल्स में जाकर रहना चाहता है अपने लास्ट डेज में, यानी रिटायर होने पर। तो उन्होंने एक वाइट हाउस बना कर दिया उस हिल्स में, सब परमिशंस लेकर अपनी क्वीन विक्टोरिया से, मतलब जो भी उनकी क्वीन रही होंगी। और इधर जो यहाँ पर क्वीन थी चाइना में, उनकी तरफ से पूरा उन्होंने बना कर दे दिया। अब क्राफ्टमैन ने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, नो लिटिल जॉय, यानी उन्हें बिल्कुल कोई ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। अब सर अलेक्जेंडर ने अपने फाइनल ईयर्स को कैसे मतलब उन्होंने बिताया, कैसे स्पेंड किया। अब वो स्टैच्यू जो थी एक एयरलूम बन गई, मतलब ख़ानदानी निशानी बन गई। अपने घर में यॉर्कशायर में वो चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ एंड स्टैच्यू के साथ, मतलब उन्होंने पूरी अपनी इनकम को गंवा दिया उस स्टैच्यू के लिए। और उन्होंने जब विल बनाई कि स्टैच्यू है, स्टैच्यू के लिए भी विल बनाई कि स्टैच्यू कभी भी बेची नहीं जाएगी, बट पास ऑन होगी किसके लिए, जनरेशन टू जनरेशन, जो फैमिली का पहला बच्चा होगा, यानी जो फर्स्ट बॉर्न होगा हर वारिस का, उसके लिए वो स्टोरी मतलब स्टैच्यू दे दी जाएगी। और तब तक उसको बेचना नहीं है जब तक कि खानदान का नाम किसी बड़े संकट में ना आ जाए, और तभी ऐसा दिन आ जाता है। तो सर अलेक्जेंडर की डेथ के बाद वो जो स्टैच्यू की कस्टडी थी वो किसके पास आ गई, उनके जो फर्स्ट सन थे मेजर जेम्स हीथकोट, मेजर जेम्स हीथकोट। और उन्होंने रेजिमेंट के हैलीफैक्स में लगाया, मतलब जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज़ जो वॉर में जीत रखी थी उनको सजा कर रखा था, वहीं पर स्टैचू को भी रखा। और तब वो एक कर्नल बन गए। और कर्नल बनने के बाद जो उनका ऑफिस था जहाँ पर उनकी सारी ट्रॉफीज़ रखी हुई थी, जहाँ पर गेस्ट आते थे उनको देखने के लिए रख दी जाती थी, मतलब हाँ अब ये एक निशानी है हमारे पास है। फिर ये स्टैचू कर्नल के सन के बाद रेवरेंड अलेक्जेंडर हीथकोट के पास गई, जो कि एक बिशप थे, हु प्लेस्ड द स्टैचू इन हिज विकारेज। विकारेज मतलब उनका जो एक वर्शिप प्लेस था। However, it was only when the reverend became right reverend and the statue was moved to the bishop's house. अब पहले उनका नाम रेवरेंड था, बाद में वो पूरे रेवरेंड बन गए। रेवरेंड का मतलब वो बिशप के या चर्च के पुजारी या पादरी बन गए थे। दैट इट मेड द राइट सेट ऑफ एडमरर्स हु न्यू हाउ टू वैल्यू हिज ग्रेट ग्रैंडफादर्स पैट्रनेज ऑफ मिंग आर्ट, यानी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उस स्टैचू के देखने के बाद समझने लगे कि हाँ ये तो इनके दादा परदादा की बड़ी ख़ानदानी निशानी है, ऊंची निशानी है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। चलो फिर ये हो गए जेम्स हीथकोट, मेजर जेम्स हीथकोट। मेजर जेम्स हीथकोट के बाद आए रेवरेंड, एंड रेवरेंड के बाद द स्टैचू फाउंड इट्स वे बैक टू हैलिफैक्स। फिर से स्टैचू हैलिफैक्स में पहुंच जाती है। कहने का मतलब जो मेजर जेम्स हीथकोट थे उनका जो ग्रैंडसन था जिसका नाम था जेम्स हीथकोट, वो कैप्टन बन गया। कैप्टन बनने के बाद फिर से वहीं हैलिफैक्स में स्टैचू पहुंच जाती है, एक पुरानी जगह पर। बट क्या होता है, कैप्टन जेम्स हीथकोट जो थे उनकी डेथ वॉर के दौरान हो जाती है, यानी यहाँ पर दिया है डनकर्क के बैटलफील्ड्स में उनकी डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ। और तब ये स्टैच्यू पहुंच जाती है उनके 2 साल के बेटे एलेक्स के हाथों में। 2 साल का है, बट वसीयत में जैसा लिखा हुआ था कि फर्स्ट बॉर्न जो होगा उसी के हाथ में वो स्टैच्यू चली जाएगी, ऐसा हर बार विल में वसीयत में लिखा जाता था। तो अब तक तो बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों ने अपनी पुश्तैनी ख़ानदानी निशानी को बहुत अच्छे से संभाल के रखा और अपनी जनरेशन्स को पास ऑन किया। बट एलेक्स हीथकोट यही सबसे निकम्मा और आवारा निकला, स्पॉइल ब्रैट, मतलब आवारा बिगड़ा हुआ लड़का। फॉर हिज मदर हैड स्पेंट हर लाइफ लैविशिंग ऑन हिम टू ओवर कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ हिज फादर एट अ यंग एज। मतलब उसकी माँ ने उसको बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा, पैसे बिल्कुल उस पर बहा दिए खर्च करने के लिए, तो जिससे भरपूर पैसा मिलेगा वो क्या जानेगा कि मुझे क्या करना है आगे चलकर।
इस वजह से कि मतलब वो उसका बहुत लाडला था, कि उसके फादर बहुत कम एज में, 2 साल की एज में मतलब जा चुके थे, डेथ हो चुकी थी। तो बहुत लाड़ प्यार किया और वो एलेक्स बिगड़ गया, आवारा बन गया। स्कूल में भी पूरे डिजास्टर की तरह था, और कई बार तो वो बचा है कहाँ से, स्कूल से निकाले जाने से। ना तो उसे कोई जॉब अच्छी लगती थी, जॉब करना नहीं चाहता था, और बाद में उसने एक तरीका निकाला कि अब पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है जुआ खेलना, प्लेइंग रॉलेट। रॉलेट वाले जो पहले जुए होते थे, घिर्रा घूमता था, गोल 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 गोल, उस पर लोग पासा डालते थे कुछ ऐसा करके। तो उसने सोचा कि मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं जीतता रहूँगा और पैसा आ जाएगा। बट हुआ क्या? एलेक्स लॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मनी while devising such a system for playing roulette that would make it impossible to fail। यानी इसने क्या सोचा था कि मैं कभी इसमें फेल नहीं होऊंगा, बट फेल होता चला गया और बहुत सारा पैसा उसका जुए में डूब गया। तो उसका ये सिस्टम फेल हो गया। और हुआ क्या, जिन लोगों से उसने उधार ले रखा था, जो उसके क्रेडिटर्स थे, वो उससे डिमांड कर रहे थे कि मुझे 8,000 पाउंड, यानी उनका जो रहा होगा, कि दे दो। उसको वार्निंग देने लगे। यानी उसने क्या कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें हड्डी तोड़ देंगे, पसली तोड़ देंगे, यानी कुछ भी कर देंगे, अंजाम भुगतना पड़ेगा, वरना हमारे पैसे दे दो। तो जैसा पहले वसीयत में लिखा गया था कि स्टैच्यू को तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि खानदान का नाम बदनाम ना होने पर आए, खानदान कहीं खतरे में ना आ जाए। तो अब तो वाकई खतरे में आ गया, क्योंकि एलेक्स हीथकोट निकला आवारा। उसने लोगों से पैसे लिए, और जिन लोगों से पैसे लिए वो उसकी जान के दुश्मन बन गए। तो अब वास्तव में पैरेल में आ गया, डेंजर में आ गया नाम। अब एलेक्स ने डिसाइड किया कि अब ये खानदानी निशानी बेचनी चाहिए, इससे बहुत पैसा मिल जाएगा। और इस तरह वो जो चाइनीज स्टैच्यू थी वो पहुंच जाती है कहाँ? ऑक्शन रूम में। तो एलेक्स ले आता है सॉथबाई के पास उस स्टैच्यू को। बट एक्सपर्ट्स ने क्या रिवील किया, जो स्टैच्यू के जानकार थे, अब जहाँ पर ऑक्शन रूम है, तो जिस चीज़ की ऑक्शन हो रही है वहाँ पर लोग एक्सपर्ट भी होंगे, तो उनकी जांच भी होती है। तो एक्सपर्ट ने जब जांच किया तो पता चला कि ये स्टैच्यू तो कुल 250 साल पुरानी है। और उस ओल्डमैन ने क्या कहा था, क्राफ्टमैन ने, कि 7 जनरेशन है मेरे पास है। और उसकी जो वैल्यू थी सिर्फ 800 पाउंड्स एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 800 पाउंड्स, अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट एलेक्स ओड टू हिज क्रेडिटर्स। यानी जितना एलेक्स का कर्जा था, एलेक्स ने जो लोगों से लोन ले रखा था, पैसा उधार ले रखा था, उसका छोटा सा फ्रैक्शन। मतलब उनका 8,000 था, ये 800 की बैठ रही थी कुल। However, not all was lost, for the base of the statue, which nobody had ever paid much regard to, turned out to be a veritable artifact। लेकिन स्टैच्यू की कोई वैल्यू नहीं थी, बट क्राफ्टमैन ने जो स्टैच्यू का बेस लगाया था वो बहुत ही अच्छा था और कीमती भी था। तो स्टैच्यू को खरीदा नरेटर ने 720 गिनीज में, 700 गिनीज में। Whereas the base was bought by an American gentleman for a whopping 20,000 guineas। यानी उस बेस को खरीदा गया 20,000 गिनीज में, 20,000 में। और स्टैच्यू की वैल्यू क्या हुई? कुल 700 रुपये, 720, और ये 22,000 की बिक गई। तो कम से कम उसका कर्जा तो निकल ही जाएगा, बट खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके लिए अलेक्जेंडर हीथकोट को क्या देना पड़ा था? पूरा 3 साल का इनकम। अब बताइए। तो उस स्टैच्यू मतलब स्टोरी में यही बताया गया है कि लोग अपनी झूठी शान की खातिर अपना बहुत कुछ गवा देते हैं। जैसे बहुत सारी कहावतें आती हैं, अभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, देखने को मिलता रहता है कि दिखावे के चक्कर में 10,000 का बैग मत लो, दिखावे के चक्कर में 10,000 का बैग मत लो, बट बैग लो 1,000 का और 9,000 उसके अंदर रखो, तो ये कितना अच्छा होगा। आपके पास पैसा भी रहेगा, बैग भी रहेगा। तो यही इसमें बताया गया है, झूठी शान की खातिर अपना सब कुछ दांव पे मत लगाओ। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इम्पॉर्टेंट है,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम। सो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।